नमस्ते। 28 फरवरी के उन ऐतिहासिक हमलों के बाद ईरान में जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेतृत्व में इतनी तेजी से और इतना नाटकीय बदलाव कैसे आया, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि मध्य पूर्व के भविष्य को तय करने वाले इस पूरे घटनाक्रम और सत्ता परिवर्तन के पीछे की असली वजहें आखिर क्या हैं। इन बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं की गहराई तक जाने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सत्ता का अचानक पैदा हुआ शून्य, युद्धकालीन चुनाव का दबाव, नए सर्वोच्च नेता का आना, खामनेईवाद की पूरी व्यवस्था और अंत में इसका वैश्विक और क्षेत्रीय असर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सत्ता का शून्य, यानी एक अभूतपूर्व युद्धकालीन हमले के बाद पैदा हुए गंभीर हालात की। 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के ठीक बाद एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया था। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने अचानक से ये एक सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल खड़ा हो गया कि इन ऐतिहासिक हमलों के बाद अब आखिर ईरान की कमान कौन संभालेगा। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि कैसे महज 10 दिनों के अंदर ही एक बेहद तेज और अफरा तफरी से भरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। 28 फरवरी को एक अंतरिम परिषद बनाने से लेकर भारी दबाव के बीच हुए चुनाव तक यह पूरा घटनाक्रम सच में हैरान कर देने वाला। अब आते हैं भाग 2 पर, एक युद्धकालीन चुनाव जहां हम आंतरिक खींचतान और IRGC यानी ईरान के हिजबुल्लाह के भारी दबाव को समझेंगे। युद्ध के इस तनावपूर्ण माहौल में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर नया नेता चुनने का बहुत भारी दबाव था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है असेंबली के भीतर का गहरा गुटीय विभाजन। एक तरफ सैन्य नेताओं और IRGC का दबाव था जो हर हाल में मौजूदा खामनेई को सत्ता सौंपना चाहते थे, तो दूसरी तरफ उदारवादी गुट था जो अली रेजा अराफी, हसन रूहानी या हसन खुमैनी जैसे किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में था जिस पर आपसी सहमति बन सके। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया कितनी विवादास्पद रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 मार्च के ऑनलाइन सत्र के दौरान ही कोम शहर में बमबारी हो गई। मौजूदा खामनेई के विरोधियों को बोलने तक का पूरा समय नहीं दिया गया। अली लारेजानी ने तो संवैधानिक चिंताओं का हवाला देकर शुरुआती घोषणा को ही टाल दिया था। IRGC का दबाव इतना ज्यादा था कि 8 सदस्यों ने 5 मार्च के सत्र का बहिष्कार कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, 8 मार्च को हुए अंतिम मतदान में बाकायदा कुरियर के जरिए मतपत्र भेजे गए थे। इतने सारे बहिष्कारों और विवादों के बावजूद नतीजा क्या रहा? क्रूशल पॉइंट यह है कि मौजूदा खामनेई ने 88 में से 59 वोट हासिल कर लिए और इसी के साथ जरूरी 2/3 बहुमत आसानी से प्राप्त कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, नए सर्वोच्च नेता, और देखते हैं कि सत्ता में आते ही उनका उग्र और चरम रुख कैसा रहा है। मोज्तबा खामेनेई, जो अली खामेनेई के 56 वर्षीय दूसरे बेटे और पूर्व IRGC अधिकारी हैं, अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। वे सर्वोच्च नेता के कार्यालय के वकील भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे बिना किसी पारंपरिक धार्मिक योग्यता के इस पद पर काबिज हुए हैं, और वो भी तब जब उनके पिता खुद कथित तौर पर वंशानुगत शासन के खिलाफ थे। एक और बड़ा रहस्य ये भी है कि फरवरी के हमलों के बाद से मुज्तबा को सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घायल हैं। सत्ता संभालते ही अपने पहले लिखित बयानों में उन्होंने अमेरिका को लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया। उनकी चेतावनी स्पष्ट थी कि इस क्षेत्र के देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे और अमेरिका का सुरक्षित आश्रय अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने मुस्लिम दुनिया से आह्वान किया कि हज के मौसम का इस्तेमाल अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ एक वैश्विक विरोध के रूप में किया जाए। ये सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि उनका फिलहाल चल रहे संघर्षों से एक कदम भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, खामनेईवाद की व्यवस्था यानी संस्थागत निरंतरता का निर्माण। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उत्तराधिकार आखिर सफल कैसे हुआ। इसके लिए हमें किसी एक व्यक्ति से हटकर पूरी व्यवस्था या सिस्टम को समझना होगा। खामनेईवाद शासन की एक ऐसी स्वमजबूत व्यवस्था है जो वैचारिक नियंत्रण को संस्थागत बनाती है और सत्ता का केंद्रीकरण करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि सर्वोच्च नेता के पद पर कोई भी बैठे, ये व्यवस्था खुद ब खुद चलती रहे। ये कोई नया बदलाव नहीं है, बल्कि लगभग 4 दशकों की कड़ी वैचारिक इंजीनियरिंग का नतीजा है।
किसी भी तरह की अनिश्चितता को खत्म करने के लिए दशकों तक बाकायदा पटरियां बिछाने का काम किया गया है। लचीली प्रणालियों को नियंत्रण के कठोर हथियारों में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए, सांस्कृतिक क्रांति की सर्वोच्च परिषद को बिना किसी औपचारिक संवैधानिक वैधता के वैचारिक नियंत्रण का स्तंभ बना दिया गया। गार्जियन काउंसिल, जो कभी सिर्फ निगरानी करती थी, उसे अब उम्मीदवारों की छंटनी करके राजनीतिक नतीजे तय करने वाली संस्था बना दिया गया। और इस पूरी प्रक्रिया में स्वतंत्र विचारकों और सुधारवादियों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। यही वजह है कि मुस्तबा का सत्ता में आना ये साबित करता है कि ये व्यवस्था अब किसी व्यक्तिगत अधिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये एक पहले से तय किए गए वैचारिक और राजनीतिक तर्क को ही दोहरा रही है। विचारधारा इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी है कि किसी भी नए उत्तराधिकारी को इसी खींची गई लकीर और सख्त मापदंडों के भीतर ही काम करना होगा। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, भाग 5, वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव, जहां हम इस घटना पर आ रही अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। इस सुनियोजित उत्तराधिकार को लेकर दुनिया भर में एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों और इजराइल ने नए नेता की कड़ी निंदा की है और उन्हें निशाना बनाने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया और हूतियों जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों ने उन्हें बधाई दी है और अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की पुष्टि की है। अगर हम कुछ खास बयानों पर नजर डालें तो ये विभाजन और भी साफ हो जाता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि कोई भी उत्तराधिकारी उनकी हिट लिस्ट में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अस्वीकार्य करार दिया है। इसके बिल्कुल उलट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ मजबूत संबंधों को जारी रखने का भरोसा जताया है और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इस चुनाव को स्वतंत्रता की नींव बताया है। वहीं निर्वासित असंतुष्ट अली रज़ाई मजद ने पश्चिम को चेतावनी दी है कि शासन के साथ किसी भी बातचीत से ये कैंसर और फैलेगा। साफ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर गहराई से बटा हुआ है। और सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि खुद ईरान के भीतर भी इस बदलाव को लेकर काफ़ी बेचैनी है। कई वरिष्ठ मौलवी इतनी जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले और नए नेता की क्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं। आम नागरिकों में भी खौफ का माहौल है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी भी तरह के संभावित विरोध को कुचलने के लिए इराकी हशद अल-शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मिलिशिया ईरानी शहरों में घुस चुके हैं। ये सारी स्थिति हमें एक बेहद अहम और अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई व्यवस्था खुद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुकूलनशीलता या किसी भी तरह के बदलाव का बलिदान दे देती है, तो क्या ये कठोर ढांचा सच में उसके लंबे समय तक टिके रहने की गारंटी देता है, या फिर क्या ये व्यवस्था अपने ही पतन की रूपरेखा तैयार कर रही है? क्या महज भटकाव को रोकने के लिए बनाई गई ये व्यवस्था अंततः बस एक संचित थकावट या अक्यूमुलेटिंग एग्जॉशन बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस पूरे भू राजनीतिक खेल को लेकर आगे और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।